Hello everyone, I'm Priyanka Gaur. वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग ऑगस्टन एज कर रहे थे एंड ऑगस्टन एज की हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड कर लिया, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लिया, प्लस हमने लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए। फिर हमने राइटर्स की बात की तो हमने राइटर्स में से अलेक्जेंडर पोप को कंप्लीट कर लिया है। अभी जो रेस्ट राइटर्स बच गए हैं उनको हम वन बाय वन वीडियो में कंप्लीट करते रहेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहती है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों का डिस्प्ले पर यूज़र नेम भी लिखा हुआ है। चलिए आज का जो टॉपिक है मैथ्यू प्रायर का, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए जो मैथ्यू प्रायर हैं इनका लाइफ स्पैन रहा है फ्रॉम 1664 टू 1721। ओके, एक ट्रीटी है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ यूट्रैक्ट। ये दो कंट्री के बीच में हुई थी, स्पेन एंड इंग्लैंड। और इस ट्रीटी को इसलिए लाया गया था क्योंकि इन दोनों ही कंट्री में वॉर चल रहा था, ये एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। तो इन दोनों कंट्री के बीच में वॉर को ख़त्म किया जा सके एंड पीस लाया जा सके, इस वजह से इस ट्रीटी को सामने लाया गया ताकि इन दोनों ही कंट्री के बीच में पीस को सेट किया जा सके। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ यूट्रैक्ट, इस ट्रीटी में मैथ्यू प्रायर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसी वजह से मैथ्यू प्रायर को मैट्स पीस भी कहा जाता है। मैट्स जो वर्ड है ये आया है मैथ्यू के जो इनिशियल लेटर्स हैं यहाँ से, और पीस ये वर्ड इसलिए रखा है क्योंकि इस ट्रीटी का मेन पर्पज़ ही यही था कि स्पेन एंड इंग्लैंड के बीच में वॉर ख़त्म हो सके एंड दोनों के बीच में पीस का सेटलमेंट हो सके। सेकंड पॉइंट देखते हैं। क्वीन एन का जब रूल था उस टाइम पर मैथ्यू प्रायर ने टोरीज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो जब तक क्वीन एन का रूल था तब तक टोरीज पार्टी में मैथ्यू प्रायर की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी रही। लेकिन जैसे ही क्वीन एन की डेथ हुई उस टाइम पर हुआ ये कि जो मैथ्यू प्रायर हैं ही वॉज इम्पीच्ड बाय रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? रॉबर्ट वॉलपोल विग पार्टी से बिलोंग करते थे एंड मैथ्यू प्रायर किस से बिलोंग करते थे? टोरीज पार्टी से बिलोंग करते थे। तो जैसे ही क्वीन एन की डेथ हुई मैथ्यू प्रायर वॉज इम्पीच्ड बाय रॉबर्ट वॉलपोल। इम्पीच्ड का मतलब है इनके ऊपर सीरियस एक्यूजेशन लगा दिए थे। तो इसी वजह से मैथ्यू प्रायर को कस्टडी में रखा गया और इनको 2 साल तक इम्प्रीजन किया गया। नेक्स्ट है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द एग्जामिनर। द एग्जामिनर ये एक न्यूज़पेपर है, इसमें मैथ्यू प्रायर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब थोड़ी सी द एग्जामिनर के बारे में बात कर लेते हैं। द एग्जामिनर एक न्यूज़पेपर था और इसको एडिट कौन करते थे? जोनाथन स्विफ्ट। और एग्जामिनर जो ये द एग्जामिनर करके न्यूज़पेपर था, इसका मेन पर्पज़ क्या था? इसका मेन पर्पज़ था कि टोरीज़ के पर्सपेक्टिव को शो करना, टोरीज़ की जो आइडियोलॉजी है उसको एडवांस करना। तो कहने का मतलब है कि जो टोरीज़ के पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, टोरीज़ के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आइडियोलॉजी हैं, उनको एडवांसमेंट दिया जाता था बाय दिस न्यूज़पेपर। तो दैट मीन्स ये न्यूज़पेपर किसको फेवर करते थे? न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स थे वो टोरीज पार्टी को फेवर करते थे एंड विग पार्टी के अगेंस्ट बोलते थे, इनको काउंटर किया जाता था। ओके, तो जो ये न्यूज़पेपर है द एग्जामिनर, ये किसने फाइंड आउट किया था? जॉन मोरफ्यू ने। तो याद रखना द एग्जामिनर वॉज अ न्यूज़पेपर जो कि जॉन मोरफ्यू ने फाइंड आउट किया, बट इसको एडिट कौन करते थे? जोनाथन स्विफ्ट एडिट करते थे और इसी न्यूज़पेपर में मैथ्यू प्रायर ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब मैथ्यू प्रायर के वर्क्स की बात कर लेते हैं। इनका जो सबसे पहला वर्क था वो है पैरोडी। इन्होंने ड्राइडन के वर्क पर पैरोडी लिखी थी। ड्राइडन का कौन सा वर्क? द हिंद एंड द पैंथर।
तो इसके अगेंस्ट मैथ्यू प्रायर ने लिखा, जिसमें इन्होंने ड्राइडन के इस वर्क को रिडिक्यूल किया है, इसकी पैरोडी लिखी है, इसको सटायर किया है। तो मैथ्यू प्रायर का वो वर्क कौन सा था? द हिंद एंड द पैंथर ट्रांसर्व्ड टू द टाउन एंड द कंट्री माउस, 1687 में इसे लिखा गया। और ये मैथ्यू प्रायर ने अकेले वर्क नहीं लिखा था, ये वर्क इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, चार्ल्स मोंटेग। चार्ल्स मोंटेग मैथ्यू प्रायर के स्कूल फ्रेंड थे। इनके साथ मिलकर इन दोनों ने, मतलब मैथ्यू प्रायर एंड चार्ल्स मोंटेग ने ड्राइडन के इस वर्क का मजाक बनाया था, द हिंद एंड द पैंथर का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैथ्यू प्रायर ने एक लॉन्गेस्ट ह्यूमरस पोअम भी लिखी थी 1718 में, अल्मा करके नाम था, और इसी का ऑल्टरनेटिव नेम भी है द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। देखिए जो ये नेम है ना, वर्क नेम है, इनके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कराया उतना बहुत है। जिस वर्क के डिटेल में जाने की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगी, है ना। तो क्योंकि ये थोड़े अभी ये इतने मेजर राइटर नहीं हैं कि आप इनके हर वर्क की समरी पढ़ें। तो इनकी जो लॉन्गेस्ट पोअम थी वो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी थी? अल्मा करके इनकी लॉन्गेस्ट पोअम थी। और इसी पोअम का सब टाइटल है और ऑल्टरनेटिव नेम है द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। अल्मा इज़ एन इमिटेशन ऑफ बटलर्स हुडीब्रास। बटलर का जो वर्क था हुडीब्रास, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने अल्मा को लिखा था। मैथ्यू प्रायर ने अल्मा में किसका इमिटेशन किया है? हुडीब्रास का। हुडीब्रास किसका वर्क है? बटलर का वर्क है। सो द सोर्स ऑफ अल्मा वॉज टोटली बेस्ड ऑन बटलर्स हुडीब्रास। नेक्स्ट है, इन्होंने एक और वर्क लिखा, सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड। और कई जगह पर आपको सिर्फ इतना ही नाम देखने को भी मिल सकता है, सोलोमन। ओके, ये पूरा टाइटल है वैसे तो, सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कई जगह पर आपको सिर्फ सोलोमन भी देखने को मिल सकता है। ये हीरोइक कपलेट में वर्क लिखा गया था 1718 में। इन्होंने लॉन्गर पोअम एंड लॉन्गर पीस के साथ साथ शॉर्टर पीस भी प्रोड्यूस किए। द कैमेलियन, द थीफ एंड द कॉर्डिलियर, द क्लोए। नेक्स्ट स्लाइड है। इन्होंने अकेजनल पोइट्री भी लिखी है, और इनकी अकेजनल पोइट्री में अभी तक कितने वर्क सर्वाइव हैं वो देखते हैं। अगर हम इनके लैटिन वर्क्स की बात करें तो लगभग 30 और 30 से थोड़े से ऊपर इनके लैटिन पोम्स अभी बाकी हैं, अभी सर्वाइव हैं, मतलब सर्वाइव करती हैं अभी तक वो पोम, आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर इंग्लिश वर्क की बात करें तो नियर अबाउट 12 से 13 वर्क इनके इंग्लिश के अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ दीज पोम्स नाउ इज़ द इंग्लिश, दैट इज़ अ सटायर ऑन द मॉडर्न ट्रांसलेटर। अगर हम इनके अकेजनल पोइट्री में एक सबसे फेमस पोम की बात करें, देन दैट इज़ अ सटायर ऑन द मॉडर्न ट्रांसलेटर्स। इसमें इन्होंने मॉडर्न ट्रांसलेटर्स पर सटायर किया है। 1685 में ये वर्क लिखा गया था। तो जो ये पोम इन्होंने लिखी, इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू डंसियार्ड। आपने देखा था ना कि अलेक्जेंडर पोप ने डंसियार्ड में जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनको रिडिक्यूल किया है, उन पर अटैक किया, उन पर सटायर किया है। सो इन द सेम वे, जिस तरीके से डंसियार्ड में अलेक्जेंडर पोप ने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को रिडिक्यूल किया, तो ऐसे ही मैथ्यू प्रायर ने अपने इस वर्क में अ सटायर ऑन द मॉडर्न ट्रांसलेटर्स में जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे या जो अदर राइटर्स जो ट्रांसलेटर्स रह चुके हैं उनको उन पर अटैक किया है। तो कुछ एक नाम देख लेते हैं, जैसे कि ड्राइडन को अटैक किया। अभी हमने देखा कि ड्राइडन पर इन्होंने यहाँ पर देखे लिखी थी द हिंद एंड द पैंथर ट्रांसर्व्ड टू द टाउन एंड द कंट्री माउस। ओके, जॉन शीफील्ड पर इन्होंने अटैक किया। एफ्रा बेन को मॉडर्न ट्रांसलेटर में रिडिक्यूल किया। थॉमस राइम एंड थॉमस क्रीच, ये नाम हैं जिनको इन्होंने अ सटायर ऑन द मॉडर्न ट्रांसलेटर्स में रिडिक्यूल किया या इन पर अटैक किया। नेक्स्ट इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हेनरी एंड एमा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप भूलना मत। ये पोम इन्होंने लिखी थी 1709 में। ये सेंटिमेंटल बर्लेस्क है, और ये वर्क किस पर बेस्ड है ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क टोटली बेस्ड है द नट ब्राउन मेड पर।
द नट ब्राउन मेड किसका वर्क है? ये वर्क है थॉमस पर्सी का। ठीक है, तो हेनरी एंड एमा जो पोम इन्होंने 1709 में लिखी थी, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द बैलेड द नट ब्राउन मेड, और ये जो वर्क है ये है थॉमस पर्सी का। इनके प्रोज वर्क अगर हम देखें तो एक बहुत फेमस प्रोज वर्क है इनका, फोर डायलॉग ऑफ द डेड। फोर डायलॉग ऑफ द डेड जो इन्होंने 1721 में लिखा था। यहाँ पर इन्होंने इमेजिनरी डायलॉग दिखाए हैं बिटवीन ओलिवर क्रोमवेल जो कॉमनवेल्थ पीरियड को रूल कर रहे थे, एंड उनके डायलॉग दिखाए हैं विद हिज पोर्टर एंड सम अदर पीपल एज वेल। मैथ्यू प्रायर की डेथ हो गई थी 1721 में, और रीज़न क्या था? ही डाइड ऑफ कॉलरा, इनको कॉलरा हो गया था। फिर इनको वेस्ट मिनिस्टर एबे में जो पोइट्स कॉर्नर है वहाँ पर इनको बरी किया गया था एट द फीट ऑफ एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, इसीलिए उनके पास इनको बरी किया गया था पोइट्स कॉर्नर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मैथ्यू प्रायर की बात की, और जो नेक्स्ट रेस्ट राइटर्स बच चुके हैं उनको हम वन बाय वन कंप्लीट करते रहेंगे। देखिए, अगर स्मॉल राइटर हैं, माइनर राइटर्स हैं जिनकी एक दो राइटिंग आपको पढ़नी है, उनको उसमें हम उस वीडियो में हम 3-4 राइटर्स को एक साथ पढ़ लेंगे, और जिसमें लगभग 10 मिनट की अगर किसी राइटर पर वीडियो बनती है तो उस राइटर को हम वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। ओके, और मैंने 5000 MCQ सीरीज़ भी शुरू कर दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर के 5000 MCQ सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की हुई है। ठीक है, आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। वैसे आपको ना टेलीग्राम पे 2 ग्रुप मिलेंगे। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है, पूरा नाम क्या है, इंग्लिश लिटरेचर बाय प्रियंका गौर। लेकिन जो ये लर्निंग विद पेस है, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि जो CTET TSSB इनकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिकली मैंने इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, यू कैन डायरेक्टली DM मी, और आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको स्टोरी में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज़ होती है, मैं वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस को स्टोरीज़ में पोस्ट करके फिर मैं आपको आंसर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू।